नमस्कार। दिसंबर 20, 2025 की इस अपडेट में हम सीधे उन फैसलों और चर्चाओं पर आएंगे जो ईपीएस -95 पेंशन धारकों, जी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों, सबकी जेब और भविष्य की गणना को प्रभावित करती है। यह तो सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बात उस सम्मानजनक जीवन की है जिसकी उम्मीद हर व्यक्ति अपने कार्यकाल के बाद करता है। इसलिए आज की पूरी स्क्रिप्ट को ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि इसमें 3 बड़े मुद्दों की पूरी तस्वीर, उनके संभावित नतीजे और आगे आपको क्या क्या कदम सतर्कता के साथ उठाने चाहिए, सब कुछ साफ तरीके से रखा गया है। सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो लगातार चर्चा के केंद्र में है, ईपीएस -95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग। यह मांग अचानक नहीं उठी और नहीं यह सिर्फ भावनात्मक अपील है, यह मांग समय की जरूरत के हिसाब से एक आर्थिक तर्क बन चुकी है। पिछले कई वर्षों में महंगाई जी से बढ़ी है, स्वास्थ्य खर्च जिस स्तर तक पहुंच गए हैं और रोजमर्रा की जरूरतों, दवाइयों, जांच, किराया, बिजली, राशन का खर्च जिस तरह बढ़ा है, उसमें 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन वास्तव में नाकाफी साबित होती है। बहुत से पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पूरी आर्थिक सुरक्षा इसी पेंशन पर टिकी हुई है, और जब मूल राशि ही इतनी कम हो तो व्यक्ति का जीवन सम्मान के बजाय मजबूरी में बदल जाता है। ईपीएस -95 का मूल उद्देश्य यही था कि रिटायरमेंट के बाद विकलांगता की स्थिति में या कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा कवच मिले। इस योजना में योगदान व्यवस्था मौजूद है। नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.3% और सरकार की ओर से एक निश्चित हिस्सेदार ई का योगदान बताया जाता है। इतने वर्षों से योगदान और कटौती चलने के बावजूद न्यूनतम पेंशन का लंबे समय तक 1,000 रुपए पर बने रहना पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यही कारण है कि अब यह मुद्दा केवल मांग नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा नीति पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब समझते हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 होने की दिशा में संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं। पहला और सबसे आशावादी परिदृश्य यह है कि सरकार इस वृद्धि को सीधे मंजूरी दे दे और इसे पूरे देश में एक साथ लागू कर दे। अगर ऐसा होता है तो जिन पेंशन धारकों की वर्तमान पेंशन 7,500 से कम है, उनकी राशि अपने आप बढ़ने की संभावना बनती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में अलग से नया आवेदन नहीं मांगा जाता, लेकिन यहां एक व्यावहारिक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। केवाईसी, बैंक अकाउंट और आधार यूएएन से जुड़ी जानकारी, आरई का अपडेट। यदि किसी का केवाईसी या बैंक विवरण अपडेट नहीं है तो भुगतान रुक सकता है या देरी हो सकती है। इसलिए संभावित बदलाव की तैयारी के रूप में सबसे पहले अपना केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर और नाम की स्पेलिंग जैसी बुनियादी चीजें सही कर ले, ना समझदारी होगी। बहुत से मामलों में छोटी सी जानकारी की गलती भी महीनों की देरी करा देती है। दूसरा परिदृश्य यह हो सकता है कि सरकार एक साथ 1,000 से 7,500 करने के बजाय से चरणबद्ध तरीके से बढ़ाए। उदाहरण के लिए पहले चरण में 3,000 या 5,000 और फिर अगले कुछ वर्षों में लक्ष्य के अनुसार 7,500 तक पहुंचाया जाए। सरकार अक्सर वित्तीय दबाव को एक साथ लेने से बचने के लिए यह मॉडल अपनाती है। पेंशन धारकों के लिए यह मॉडल राहत तो देता है, लेकिन अपेक्षा के मुताबिक पूर्ण राहत धीरे धीरे मिलती है। ऐसे मॉडल में यह देखना जरूरी होता है कि चरण कितने होंगे, समय सीमा क्या होगी और बीच के वर्षों में महंगाई का प्रभाव कितना रहेगा। इसलिए यदि चरणबद्ध वृद्धि आती भी है तो पेंशन धारकों की नजर इस पर रहेगी कि अंतिम लक्ष्य 7,500 तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रोड मैप घोषित हो। तीसरा परिदृश्य जो सबसे निराशाजनक माना जाता है, यह है कि निर्णय में और देरी हो और न्यूनतम पेंशन में तुरंत बदलाव ना आए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह भी लगभग तय है कि पेंशन संगठनों और यूनियनों का दबाव और बढ़ेगा, आंदोलन तेज होंगे और यह मुद्दा और ज्यादा सार्वजनिक चर्चा में आएगा, क्योंकि अब यह मुद्दा उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पेंशन धारक केवल सुनवाई नहीं, ठोस निर्णय चाहते हैं। खासकर जब चुनावी माहौल
बजट घोषणाएं और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा का समय आता है, तब इस मुद्दे का राजनीतिक और आर्थिक महत्व दोनों बढ़ जाते हैं। यहां एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मतलब सिर्फ मासिक राशि बढ़ना नहीं है, इसका सीधा असर बुजुर्गों के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य सुरक्षा और परिवार पर निर्भरता कम होने पर पड़ता है। हजारों परिवार ऐसे हैं जहां पेंशन धारक अपनी पेंशन से दवाइयों, किराए या घर के छोटे खर्च निकालते हैं। जब यह राशि बढ़ती है तो जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक बदलाव आता है। इसलिए यह मुद्दा सुविधा नहीं, गरिमा से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई आहत डीआर में संभावित वृद्धि। यहां आपको दो बातें साथ साथ समझनी है। एक तो संभावित वृद्धि का प्रतिशत क्या हो सकता है, और दूसरा ये कि ये बढ़ोतरी आने वाले वेतन आयोग पर रिवीजन की प्रक्रिया में क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चाओं और आंकड़ों के आधार पर यह संभावना आई जा रही है कि जनवरी 2026 में डीएडीआर की वृद्धि करीब 2% रह सकती है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा 58% से बढ़कर यह 60% हो जाएगा। 60% अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह वृद्धि दर पिछले कई वर्षों में अपेक्षाकृत कम हो सकती है। यानी आंकड़ा 60% माइलस्टोन है, लेकिन बढ़ोतरी 2% होने से कई लोगों को यह कम लग सकती है। पर असली तस्वीर यहां छिपी है। यह दौर 7वें वेतन आयोग के अंतिम चरण और अगले वेतन संशोधन के संक्रमण काल से जुड़ा है। जब भी नया वेतन ढांचा लागू होता है, उस समय तक का डीए प्रतिशत अक्सर बेसिक पे में समाहित होकर नया बेस बनाता है और फिर डीए फिर से 0% से शुरू होता है। इसलिए जनवरी 2026 और उसके बाद की हर बढ़ोतरी, चाहे वो छोटी है क्यों न लगे, भविष्य के बेसिक की नींव को प्रभावित करती है। इसी वजह से ये 2% की वृद्धि भी लंबे समय के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके वेतन पेंशन के आधार को आगे के लिए मजबूत करती है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपए है, 58% डीए पर उसे 29,000 रुपए डीए मिल रहा है। यदि डीए 6% हो जाता है तो डीए 30,000 रुपए हो जाएगा। यानी महीने में 1,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी, साल भर में 12,000 रुपए। और यही बढ़ोतरी पेंशन धारकों के लिए डीआर के रूप में लागू होती है। अब 1,000 रुपए किसी को कम लग सकते हैं, लेकिन जब यह बेसिक में मर्ज होने वाले प्रतिशत का हिस्सा बनता है तो इसका प्रभाव आगे के वर्षों में कई गुना होकर दिखाई देता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डीए की छोटी छोटी बढ़ोतरी भी भविष्य के वेतन पेंशन ढांचे में बड़ा असर रखती है। इस संक्रमण काल में एक और व्यावहारिक सलाह भी जरूरी है। बहुत कर्मचारी और पेंशन धारक केवल प्रतिशत सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन असल में आपको यह देखना चाहिए कि आपकी बेसिक पर इसका कितना वास्तविक असर पड़ रहा है और आपकी पेंशन स्लैब में यह कैसे जुड़ रहा है। यदि आप पेंशन धारक हैं तो बैंक स्टेटमेंट पेंशन स्लिप में डीआर का अपडेट सही तरीके से जुड़ रहा है या नहीं, यह भी समय समय पर जांचते रहिए। कई बार प्रक्रिया में देरी या तकनीकी कारणों से अपडेट कुछ समय बाद लागू होता है, लेकिन रिकॉर्ड सही होना जरूरी है। अब तीसरी बड़ी खबर, जो एक दशक से भी ज्यादा पुराने मुद्दे पर फिर से था, एज बहस और आंदोलन की तैयारी से जुड़ी है। यह मुद्दा कोशियारी समिति की सिफारिशों और उन्हें लागू कराने के लिए होने वाले बड़े प्रदर्शन संबंधित है। समय समय पर बनी समितियां कई सुधार सुझाती हैं, कुछ राशि बढ़ाने की बात करती हैं, कुछ प्रक्रिया सरल बनाने की, कुछ पारदर्शिता और फंड मैनेजमेंट सुधारने की। कोशियारी समिति के संदर्भ में भी यही बात सामने आती है कि वर्षों पहले कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई थी, जिनमें न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने जैसे प्रस्ताव भी शामिल बताए जाते हैं। साथ ही पेंशन भुगतान न प्रक्रिया, पारदर्शिता और दावों के निपटारे को सरल बनाने जैसे बिंदु भी चर्चा में आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि सिफारिशें अक्सर कागजों में रह जाती हैं और लागू होने की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इसी देरी और निराशा के कारण पेंशन धारक संगठनों में रोष बढ़ता। अब खबर यह है कि
इन सिफारिशों और लंबित सुधारों को लागू करवाने के लिए एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी हो रही है और इसे एक बड़ा क्रमांकित आंदोलन बताया जा रहा है। यानी यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि लगातार दबाव बनाने की श्रृंखला का अगला चरण है। आंदोलन का लक्ष्य साफ है, सरकार और संबंधित विभागों का ध्यान फिर से इस दिशा में खींचना और यह संदेश देना कि अब और देरी स्वीकार नहीं होगी। यहां आपको एक व्यापक तस्वीर समझनी चाहिए। ईपीएस -95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 की मांग, जनवरी 2026 का डीएडीआर अपडेट और वेतन संशोधन का संक्रमण काल और कोश्यारी समिति जैसी सिफारिशों की लंबित स्थिति है, तीनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में ये देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के एक ही फ्रेम के भीतर आते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पेंशन और वेतन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और तेज होगी और निर्णयों का असर करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एक पेंशन धारक या कर्मचारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, अफवाहों से बचिए। सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें तेजी से फैलती हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन घोषणा नहीं आती तब तक किसी भी फाइनल दावे को सच मानना सही नहीं। दूसरी बात, अपनी जानकारी अपडेट रखिए। केवाईसी, बैंक अकाउंट, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर, नाम, जन्मतिथि जैसे विवरणों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, यदि आप किसी भी संगठन समूह के माध्यम से अपनी बात रखते हैं तो शांत, तथ्यात्मक और कानूनी प्रक्रियागत तरीके से अपनी मांगों का समर्थन कीजिए। एकजुटता जरूरी है, लेकिन सही जानकारी के साथ एकजुटता उससे भी ज्यादा जरूरी है। और हां, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण न अपडेट आपको समय पर साफ भाषा में और बिना भ्रम के मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर अपडेट को केवल खबर की तरह नहीं, बल्कि उसके प्रभाव और आपके लिए व्यवहारिक मतलब के साथ समझाकर लाते हैं। साथ ही इस वीडियो को उन साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके घर में ईपीएस पेंशन आती है या जो डीएडीआर से सीधे जुड़े हैं, क्योंकि कई बार सही जानकारी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। अब मैं तीनों मुद्दों का सार बहुत स्पष्ट शब्दों में रख देता। पहला, ईपीएस -95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग तेज है और इसके तीन रास्ते सामने दिखते हैं। सीधी मंजूरी, चरणबद्ध वृद्धि या निर्णय में देरी। दूसरा, जनवरी 2026 में डीएडीआर की संभावित 2% वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन यह भविष्य के वेतन पेंशन बेस पर असर डालने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। तीसरा, कोश्यारी समिति जैसी सिफारिशों पर वर्षों की देरी के कारण फिर से आंदोलन की तैयारी बताई जा रही है, जिससे यह साफ होता है कि पेंशन सुधारों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट, नोटिफिकेशन या ठोस निर्णय सामने आएगा, हम उसे सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना भ्रम फैलाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ। इसलिए अगर आप इस तरह की भरोसेमंद जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आपने पूरा विश्लेषण ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने दस्तावेज और केवाईसी अपडेट रखिए और सही जानकारी के साथ जागरूक बने रहिए। धन्यवाद।